न्याय संहिता या हो या आईपीसी हो, ऐसे कम अपराध हैं जिनमें अपराध के चारों प्रक्रम यानी चारों स्टेजेस ये दंडनीय बनाई गई हैं। ऐसे कम अपराध हैं। नो डाउट डकैती आगे आएगा, वो एक ऐसा ही अपराध है, लेकिन फिर भी डकैती और इसमें फर्क, ठीक है। हालांकि डकैती और इसमें भी फर्क नहीं है। हाँ, डकैती और इसमें भी फर्क नहीं, क्योंकि डकैती में भी यही कह रहा है कि जो डकैती करते हैं, जो डकैती का प्रयत्न करते हैं और जो डकैती का दुष्प्रेरण करते हैं, अगर उन सबकी मिलकर संख्या 5 या 5 से ज्यादा हो जाए तो सबको डकैत माना जाएगा और डकैत के रूप में ही दंडित किया जाएगा। इसका मतलब डकैती और भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध, ये दोनों लगभग एक बराबर के अपराध हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध का प्रयत्न करना, युद्ध का दुष्प्रेरण करना, इनके बीच कोई फर्क नहीं रखा, कोई फर्क नहीं। जबकि हमने कल भी चर्चा की है कि आप जब दंड विधि पढ़ते हैं तो एक रीजनेबिलिटी दिखाई देती है, और वो रीजनेबिलिटी इस रूप में दिखाई देती है कि जो मुख्य अपराध करता होता है उसे अधिक दंड और प्रयत्नकर्ता को हमेशा कम दंड, और दुष्प्रेरण करने वाले को इस आधार पर कि दुष्प्रेरण सफल होकर मुख्य अपराध हुआ या दुष्प्रेरण मात्र दुष्प्रेरण तक सीमित रह गया, अपराध हुआ ही नहीं, इस आधार पर दुष्प्रेरक के दायित्व का निर्धारण ये करने की परंपरा है। हम लोगों ने देखा है कि सेक्शन 49 बीएनएस और 109 आईपीसी कहा करती थी कि अगर अबेटमेंट किया गया और अबेटमेंट के परिणाम स्वरूप अपराध भी हुआ, दोनों बातें हुई, अबेटमेंट का तथ्य भी है और अबेटमेंट के तथ्य के कारण अपराध भी है, तब जो दंड मिलेगा वो अबेटर को मुख्य अपराध करता उसके समान। लेकिन अगर अबेटमेंट है लेकिन अबेटमेंट के परिणाम स्वरूप ऑफेंस नहीं है, तो फिर जो अबेटर था उसके दायित्व में कमी ये दिखाई देती थी। तब अबेटर को उस ढंग से दंडित नहीं करते थे जिस ढंग से वो तब दंडित होता जब अबेटमेंट के परिणाम स्वरूप अपराध होता। लेकिन चूंकि वो सामान्य सेक्शन लागू नहीं होंगे, क्योंकि 49 या 109 के ओपनिंग वर्ड्स कहते हैं कि इस संहिता में अन्यत्र जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इसलिए वो जनरल सेक्शंस यहां लागू नहीं हो सकते, क्योंकि यहां संहिता अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित कर रही है और अन्यथा उपबंधित करते हुए कह रही है कि अगर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध किया, युद्ध करने का प्रयत्न किया या युद्ध करने का दुष्प्रेरण किया, तीनों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास, चाहे प्रयत्न असफल हो और चाहे सफल। अगर प्रयत्न सफल हो गया तो प्रयत्न कहा ही नहीं जाएगा, फिर तो अपराध का होना कहा जाएगा। दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट सफल हो असफल हो मतलब ही नहीं, बराबर का दंड हर स्थिति में मिलेगा। और आपसे हमने कल चर्चा की थी कि अगर ये अनजस्टिफाइड हो तो जिस समय 1860 में आईपीसी बनी उस समय भले ही ये चल भी जाता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 13 ने इसे आच्छादित जरूर कर दिया होता अनुच्छेद 14 के आगमन के साथ ही, क्योंकि फिर ये मनमाना दिखता। और अनुच्छेद 14 ने 26 जनवरी 1950 को भले ही न किया होता, लेकिन आज जरूर हो गया होता, क्योंकि हम कल ही कह रहे थे कि अब तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21 सिर्फ अपराधियों के लिए बना है, ऐसा ही लगता है। जो उनकी व्याख्या आ रही है वो तो ऐसा लग रहा है कि अनुच्छेद 21 सिर्फ पीड़ित के लिए तो बना ही नहीं, पीड़ित तो भाड़ में जाए, पीड़ित मर गया मर जाए, तो जो अभियुक्त है उसे बेल मिलनी चाहिए, उसे स्पीडी ट्रायल मिलना चाहिए, उस जेलों में बहुत मंदिरों जैसा वातावरण होना चाहिए। आजकल तो इसमें
पिले हुए हैं, तुले नहीं है, पिले हैं। ठीक है, तो आज जरूरी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया होता, तो इसका मतलब कोई रीजनेबिलिटी है जो ये कह रही है कि मुख्य अपराधकर्ता, प्रश्नकर्ता और अबेटर तीनों को एक समान, एक ही तराजू के पलड़े में रख के तोल देने से भी कोई अनजस्टिफिकेशन ये नहीं हो रहा। और उस पर कल चर्चा की थी हमने कि ये अकेला अपराध है, ऐसा कोई अपराध ही नहीं है जिसे यदि सफलता के साथ पूरा कर लिया गया, सफलता के साथ, तो सारे अपराधी अपराधी नहीं बलिदानी कहलाएंगे। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध किया, युद्ध सफल हो गया। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न किया, असफल रह गया, तब तो दंडित होंगे। लेकिन अगर सफल हो गया, अगर सफल हो गया, आपने अबेटमेंट किया भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का, युद्ध नहीं हुआ, तब तो आप बुरे फंसे। लेकिन अगर हुआ और सफल हुआ, तब तो आप शहीद कहलाएंगे। जिंदा रहे तो गाजी और मर गए तो शहीद, ये स्थिति आपकी होगी। तो जब जिंदा रहे तो गाजी और मर गए तो शहीद, तो अगर बेटा बच गए तो अपराधी कौन, हम कहलाएंगे, तब तो तुम ही कहलाओगे। और वेद उसी सीमा में तुम्हें खाने चाहिए जिस सीमा में मुख्य अपराधकर्ता को अन्य अपराधों के साथ ये स्थिति नहीं है। क्योंकि हत्या हुई तो ज्यादा गंभीर बात है, हत्या का प्रश्न कम गंभीर बात है। यहां युद्ध हुआ, असफल हुआ, तब तो अपराध है। और कहीं सफल हो गया, कहीं सफल हो गया, तब तो जिंदा रहे तो गाजी और मर गए तो शहीद, ये स्थिति रहने वाली है। तो अगर मीठा मीठा गप ये करेंगे आप, तो कड़ुआ कड़ुआ थू ये नहीं कर सकते आप। इसलिए कहा गया था कि तीनों को एक समान दंड से दंडित करने में कोई अनरीजनेबिलिटी, कोई अयुक्त संगतता ये मानी नहीं गई है। और तीनों को एक डंडे में, तराजू के एक पलड़े में एक समान स्थिति में रखा गया है। और कहा गया कि अगर प्रश्न करेंगे आप, युद्ध करेंगे या दुष्प्रेरण करेंगे और हम दंड देने की स्थिति में रहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि युद्ध सफल नहीं हुआ। नहीं तो हम ही दंड देने की स्थिति में नहीं रहेंगे, फिर हम कहां रहेंगे। और कहीं हम दंड देने की स्थिति में रहे, यानी ये संहिता बनी रही है, तो फिर आपको मृत्युदंड या जीवन कारावास तीनों को मिलेगा। फिर कोई ये बात आपकी नहीं सुनी जाएगी कि हमने तो खाली दुष्प्रेरण किया था और युद्ध भी नहीं हो पाया या हुआ भी तो असफल हो गया, इस सबसे कोई मतलब नहीं। फिर तो आप मृत्युदंड पाएंगे या जीवन कारावास। और इसी से जुड़ा हुआ, यानी उपरोक्त अपराधों का आपराधिक षड्यंत्र, ठीक है ना। 148 हम लोगों ने पढ़ा था, कह रहा था धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को, अपराध नहीं कहा उसने, दंडनीय अपराधों को, प्लूरल बहुवचन इसका प्रयोग हुआ है। इसका मतलब तीनों अपराधों के बारे में बात कर रहा है, तीनों अपराधों के बारे में, ठीक है। कह रहा अपराधों को करने का षड्यंत्र, इसका मतलब तीनों अपराधों के बारे में बात कर रहा। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र आपने किया, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के प्रयत्न का षड्यंत्र किया, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के दुष्प्रेरण का षड्यंत्र किया, ठीक है। तीनों कहा जाएगा। और इसीलिए स्पष्टीकरण जुड़ा हुआ कि इस धारा के अधीन षड्यंत्र के लिए आवश्यक नहीं कि उसके अनुसरण में कोई कार्य अवैध लोप घटित हो, नहीं तो इसे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपराधिक षड्यंत्र अपने आप में ही कार्यालोप की कल्पना नहीं करता। क्योंकि षड्यंत्र के लिए, ठीक है, दुष्प्रेरण के लिए षड्यंत्र अगर आप करोगे, दुष्प्रेरण के लिए षड्यंत्र, तो दुष्प्रेरण 3 तरीकों से होता है और उनमें से एक तरीका षड्यंत्र का भी है। और षड्यंत्र के माध्यम से आप दुष्प्रेरण करोगे तो उस षड्यंत्र के अनुसरण में किसी कार्यालोप का होना जरूरी है। लेकिन दुष्प्रेरण के लिए अगर षड्यंत्र आप कर रहे हो, यानी हम ए और बी को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ए और बी मिलकर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध कर सकें या युद्ध करने के लिए षड्यंत्र कर सकें, तो हम कहां आ गए, 148 में हम आ गए, 148 में।
क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध अपराध का मामला है, इसलिए एक एक बात पर काफी पैनी निगाह है और काफी कठोर दंडों का उपबंध है। हमने आपसे कहा था, कल चर्चा की थी हमने, कि युद्ध ये करने वाला व्यक्ति, ठीक है, अपराधी इससे ज्यादा खतरनाक होता है। अगर ये मानव मूल्यों के लिए युद्ध कर रहा है तो डेफिनेटली ये ज्यादा बुद्धिमान होगा, ज्यादा संवेदनशील होगा, इसे मानव मूल्यों की समझ और तमीज ये तो होगी। और अदरवाइज जो युद्ध पर उतर आएगा वो सामान्य अपराधी से बहुत ज्यादा दुस्साहसी, और हमने कल भी चर्चा की थी, जितने पकड़े गए फरीदा दिल्ली बम ब्लास्ट में, दे आर एमबीबीएस, डॉक्टर हैं, उस कम पढ़े लिखे नहीं हैं। और इससे ये बिल्कुल गलतफहमी दूर हो जाती है कि पढ़ाई लिखाई से कोई सींग निकलते हैं और पढ़ा लिखा होना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की। हम तो हमेशा इस बात के बहुत खिलाफ रहे, हम तो हमेशा सदा सर्वदा इस बात के बेहद खिलाफ रहे कि पढ़ाई लिखाई से कुछ होता है। हाँ ठीक है, पढ़ना लिखना चाहिए, पढ़ाई लिखाई से हम ये नहीं करें पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन ये मान्यता कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ है और ये तुम्हारे खोपड़ी में जाने संवेदनशीलता आदि मानवीय गुणों को पढ़ाई लिखाई के माध्यम से घुस जाएंगे तुम्हारे कपाल को तोड़कर, ये मान्यता बेवकूफी की है। ठीक है, और इतिहास तो कुछ उलट गवाही दे रहा है कि अनपढ़ ज्यादा संवेदनशील सिद्ध हुए, पढ़े लिखे ज्यादा नीच और कमीन सिद्ध हुए। इसलिए पढ़ाई लिखाई का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन युद्ध अपने में एक बहुत गंभीर बात, ठीक है। और युद्ध में हमने कल कहा था कि बलवा अलग है युद्ध से। बलवे में हमेशा इंडिविजुअल लाभ ये देखा जाएगा, जो बलवा कर रहे होंगे उनका इंडिविजुअल लाभ होगा, और जो युद्ध करेंगे उनका इंडिविजुअल लाभ तो कुछ होता ही नहीं। उनका उनके हमेशा सार्वजनिक उद्देश्य होंगे, सार्वजनिक उद्देश्य व्यवस्था को परिवर्तित कर देंगे, शासन को परिवर्तित कर देंगे। उनके हमेशा सार्वजनिक उद्देश्य होते हैं इस प्रकार के जिनका उनसे बहुत लेना देना नहीं होता। तो युद्ध और बलवा दो अलग अलग चीजें, और युद्ध के प्रत्येक तरीके को ये धारा सम्मिलित करती है। इस पर भी कल हमने बात की थी, क्योंकि सेक्शन में उसने युद्ध लिखा और जबकि दृष्टांत में उसने कहा विप्लव करने का प्रयास करता है। विप्लव अपने में युद्ध का अलग प्रकार है। विप्लव देश के भीतर होता है और युद्ध बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस करते हैं। तो ये 147 और 148 ये था। अब आप देखेंगे कि 149 कहता भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना, यानी अपराध के कौन कौन हो सकते हैं? अपराधकर्ता हो सकता है, अपराध का प्रयत्नकर्ता हो सकता है, अपराध का अवेटर हो सकता है, अपराध का षड्यंत्र करने वाला हो सकता है, इसके अलावा अपराध की तैयारी करने वाला ये हो सकता है। तो अब अपराध का तैयारी, जिसने भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी की है, कहता है जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से, युद्ध करने या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से, यानी और माइन्यूट कर दिया मसला, युद्ध करने की तैयारी के लिए भी अगर तुमने कुछ किया, ठीक है, पैसा इसलिए इकट्ठा कर रहे हो कि जब पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तब उन पैसों से भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए लोग तैयार करेंगे। अभी लोग तैयार नहीं हुए, अभी तो पैसा इकट्ठा हो रहा है। साहित्य का सृजन कर रहे हो इस आशय से कि इसे लोग पढ़ेंगे और पढ़कर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार होंगे। एक तो लोगों की जो मूर्खता है ये बड़ी दिक्कतजनक है, और इसीलिए कहते हैं कानून की फील्ड सर्वाधिक बुद्धिमानों के लिए है, और दुर्भाग्य इस फील्ड का यह है कि यहां सर्वाधिक मूर्ख, ठीक है, ये भर्ती हो जाता है आके। ये इसका दुर्भाग्य है इस फील्ड का, और इस सर्वाधिक बुद्धिमान लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि यहां जिस भारत सरकार की बात हो रही है वो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है।
यहां सरकार नाम की संकल्पना की बात हो रही है। यहां सरकार नाम की संकल्पना यानी सरकार कॉन्सेप्ट के तौर पर उसकी बात हो रही है। आप नरेंद्र मोदी की सरकार का विरोध कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, करिए। लेकिन जब आप सरकार यानी ये डेमोक्रेटिक सेटअप सरकार का ये ठीक नहीं है, इसे बदलना चाहिए। जब आप ये कहेंगे अब आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, अब आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी है एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो है इसलिए हम भारत सरकार का विरोध करेंगे। ये भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की श्रेणी में आ सकता है। आप जो लोकतांत्रिक तरीके हैं उनसे हटाने खूब हटाइए, कितना मना किया, खूब हटाओ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है भारत सरकार का उस कॉन्सेप्शन के खिलाफ जब आप युद्ध करते हैं, जैसे नक्सलाइट, जैसे आतंकवादी, वो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। इससे मतलब नहीं नरेंद्र मोदी का लड़ जाए तो क्या वो सरेंडर कर देंगे? या इससे पहले नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो वो आतंकवाद का रास्ता छोड़े हुए थे? क्या वो इसलिए आतंकवादी हो गए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए? ऐसा तो हुआ नहीं। तो कॉन्सेप्ट के खिलाफ भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध वो चीज है यहां पर। तो कहता है कि अगर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध या तो करेगा या करने की तैयारी करने के आशय से पुरुष, आयुध या गोला बारूद संग्रह करेगा। तीन बातें तो क्लियरली लिखी, पुरुष, आयुध या गोला बारूद, ठीक है। व्यक्ति नहीं लिखा, नहीं तो स्त्री भी शामिल हो जाती है, ठीक है। या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा। इन तीन तरीकों को छोड़कर अन्य किसी तरीके से युद्ध करने की तैयारी करोगे, इसमें सब कुछ शामिल हो गया। क्योंकि इसमें स्त्री भर्ती करना यह भी शामिल हो गई, अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा। क्योंकि आजकल हनी ट्रैप ये भी खूब चल रहा है, वो तो महिलाओं के ही माध्यम से चलता है। जो हनी ट्रैप चलता है वो कैसे? वो तो महिलाओं के ही माध्यम से सीधे चलता है, ठीक है। फेसबुक और जो इंस्टाग्राम और जो अभिव्यक्ति के विभिन्न माध्यम हैं उन पर फ्रेंड रिक्वेस्ट और फलाना डिमाका और फिर उस ढंग की बातें हैं, और फिर उनमें अपने मतलब की बात पूछना। और हमने आपसे एक बार और चर्चा की थी कि जासूस या, ठीक है, भारत सरकार के विरुद्ध जो युद्ध करना या आतंकवादी, उनका कुछ सींग थोड़ी निकल रहे होते हैं। वो तो बहुत वेल स्मार्ट लोग होते हैं, बहुत वेल स्मार्ट और बहुत फ्लुएंट अंग्रेजी और फलानी ढिमाकी और मतलब अल्ट्रा मॉड लोग होते हैं। उनके कुछ सींग थोड़ी निकल रहा है, और वो तो बहुत छोटी छोटी जानकारियां आपसे चाहेंगे, बहुत छोटी छोटी। वो कहेंगे ठीक है, आपके अखबार जरा 10 दिन के अखबार हमें भेज देना अपने आके। 10 दिन के अखबार वो पढ़ेंगे, फिर देखेंगे इस इलाके में गुंडा कौन है, लुच्चा और लफंगा कौन है। उसे 2 लाख रुपए दिए, किसी को मरवा दिया। अरे भाई खुद हम काहे आएंगे मारने? पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारी जाने किने मार गए। वो अज्ञात बंदूकधारी क्या पैराशूट से उतरे थे? भाई अज्ञात बंदूकधारी कहां के थे? वो थे तो वहीं के, यहां मारा यहां चले गए अपने। तो वो होते तो लोकल गुंडे हैं, और लोकल गुंडे अगर हमें पता करने इस्लामाबाद में कौन है तो हम कैसे जानेंगे? जानेंगे तो लोकल न्यूज़पेपर से। हमने सिर्फ इतना ही कहा 10 दिन के जरा लोकल न्यूज़पेपर भेज देना, बस, बाकी कुछ चाहिए नहीं। तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी वो तो विभिन्न तरीकों से हो सकती है। भाई बताते हैं, जब ओसामा को पकड़ा है कराची में तो सालों से रेकी वो कर रहे थे, और वो जहां बाल कटते थे उसके जो नाई बाल काटने जाता था उन बालों को इकट्ठा किया। किसी से मंगवाए तो होंगे वो बाल, नहीं तो वाशिंगटन कैसे पहुंच गए? और खाली बाल ही तो मंगवाए कटे हुए, और उससे डीएनए मिलाया, जो उनके पास ओसामा का डीएनए सुरक्षित था, और तब वो जाने कि हाँ ओसामा ही है ये। और तब उन्होंने, ठीक है, सील, वो उनकी जो सैनिक टुकड़ी है उसे उतार के। तो बहुत छोटी छोटी बातें चाहिए, तभी उसने लिखा या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा।
इस अन्यथा युद्ध करने की तैयारी में तो सब कुछ आया। कहता है यह अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा वो आजीवन कारावास है। बहुत कठोर दंड जहां दिए गए, ठीक है। कहता आजीवन कारावास से, ये दोनों में से किसी बात कारावास जिसकी वजह 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा। अब आपको परिकल्पना पता लगी है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध होने वाला है, ठीक है। वो जो कौन था जिसे दिल्ली पार्लियामेंट कांड में फांसी हुई थी, कश्मीर का क्या नाम था उसका, अफजल गुरु, उनकी जो पत्नी थी उन्हें इसी में सजा हुई थी 10 साल की, अफजल गुरु की पत्नी को, क्योंकि एविडेंस इस बात का आ रहा था कि इनसे ऐसे लोग मिलने आते थे, ठीक है, जो संदिग्ध थे। तो आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? क्योंकि आपकी पहली ड्यूटी स्टेट के प्रति है, स्टेट के आप नागरिक, पहली ड्यूटी स्टेट के प्रति, बाकी किसी के प्रति उसके बाद है। इसी में सजा हो गई थी कि जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य द्वारा या किसी अवैध लोभ द्वारा या लोभ द्वारा इस आशय से कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा युद्ध करने को सुकर बनाया जाए, यानी अगर मूर्खता तुमने छिपा लिया तब कोई दिक्कत नहीं, मूर्खों को संरक्षण है कानून में, और मूर्खों को हर जगह संरक्षण है, कानून मूर्खों का कोई संज्ञान नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि मूर्ख बेचारा पहले ही ईश्वर के यहां से दंडित है। भाई मूर्ख ईश्वर के यहां से दंडित है, उसे और दंड क्या देना? तो भगवान ने इस लायक नहीं समझा कि इसे बुद्धि नाम की संपदा दी जाए, तो फिर उसका और बुरा क्या किया जाए? इसलिए विधि कानून मूर्खों का कुछ बुरा नहीं करता। तो कह रहा जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य द्वारा या किसी अवैध लोभ द्वारा इस आशय से कि इस प्रकार के छिपाने द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाया जाए, अगर आशय ये नहीं, आप मूर्ख हैं मूर्खतावश, या आपने बात को बहुत गंभीरता से लिया ही नहीं, यानी उपेक्षा से, आशय से नहीं उपेक्षा से आपने छिपाया नो डाउट, बट उपेक्षा से, न कि इस आशय से कि ये मान लिया अरे ये करेंगे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध, इनका मुंह देखो, ठीक है, इस टाइप की कोई बात है, इस आशय से कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाया जाए, या यह संभाव्य जानते हुए कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाएगा, छिपाएगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। अफजल गुरु की पत्नी को 10 ही साल हो गई, कब यानी पूरी हो गई थी उनकी पत्नी को, ठीक है। ये आपका यानी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध का प्रयत्न करना, युद्ध का दुष्प्रेरण करना, इसमें मृत्युदंड, और भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र, युद्ध करने के प्रयत्न का षड्यंत्र, दुष्प्रेरण का षड्यंत्र, यानी षड्यंत्र के स्तर पर ही मामला पकड़ गया, षड्यंत्र के स्तर पर ही पकड़ गया तो आजीवन कारावास या 10 साल, ठीक है, यह सजा। और आपने तैयारी की, कुछ हुआ नहीं, केवल तैयारी के स्तर पर ही पकड़ गया मसला। अगर आगे हुआ तब तो ठीक है, एक एक विचारण में आप विभिन्न अपराधों के लिए ठीक है, दोष सिद्ध किए जा सकते हैं, विचारित किए जा सकते हैं, तब तो सारे आ ही जाएंगे, फिर तो जो होगा वो हो गई। लेकिन अगर केवल तैयारी हुई है और कुछ हुआ ही नहीं तो भी आजीवन कारावास या 10 साल, आजीवन कारावास, हाँ 10 साल। आपने परिकल्पना छुपाई है, ठीक है, तो भी 10 साल सजा बहुत है, काफी है सजा। अब कहता है किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। राज्यपाल या राष्ट्रपति उनकी जो विधिपूर्ण शक्तियां हैं वो प्रयोग न करें या प्रयोग करें, दोनों में से किसी भी बात के लिए आप
या तो उन्हें सदोष अवरोधित कर रहा है, या उन पर हमला कर रहे हो, या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा उन्हें आतंकित कर रहे हो। कल इस आतंकी शब्द पर हमने बात की थी कि संत्रास कारित करना, यह नहीं लिखा है कि संत्रास कारित करता है, क्योंकि संत्रास कारित करने में एक मानसिक पीड़ा जो होती है उसी को संत्रास कारित करना कहते हैं। कहते हैं ना कि उन्होंने तो मूड ही खराब कर दिया, ये जो शब्द आता है कि उन्होंने तो मूड ही ऑफ कर दिया। या जब कोई अनवांटेड आदमी आ जाता है तो आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, जो फील आप कर रहे होते हैं, उसे संत्रास कारित करना कहते हैं, जिसे कहते हैं कुढ़ाना, चिढ़ाना, यह है संत्रास कारित करना। ठीक है, जब आप किन्हीं बातों से मानसिक पीड़ा चिढ़कर कुढ़कर अनुभव करते हो, उसे संत्रास कारित करना यह कहा जाता है। तो संत्रास कारित करना यह नहीं कहा, भय कारित करना यह भी नहीं कहा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को भय कारित करते हैं, भय नहीं कहा, आतंकित करते हैं। ये सुपरलेटिव डिग्री है भय की या संत्रास की। अगर माने भी कि संत्रास या भय इसकी पहली पीढ़ी के सदस्य है और आतंकित करना सबसे अल्ट्रामोड जनरेशन का शब्द है, ऐसे भी मान लें, तो भी जो आतंकित करना है ये अपने आप में ऐसी फीलिंग, इसका बोध रखता है कि जिसे आतंकित किया जा रहा है उसमें यह भय पैदा होगा कि यदि हमने सरेंडर ना कर दिया, सरेंडर, ठीक है ना, बात मान लेना अलग बात है, बात मान लेना अलग बात है। बात मान लेने में यह होता कि चलो मान लिया, हमने सरेंडर नहीं किया है। बात मान लेने में आपकी सत्ता बनी रहती है, यद्यपि सामने वाले की आपने मान ली, लेकिन आपकी सत्ता समाप्त नहीं हुई। और जब सरेंडर करते हैं आप, तो आपकी सत्ता खत्म। अब आप पूर्ण रूप से उसी की कृपा पर आश्रित हैं। ठीक है, जब आप बात मानते हैं तब आप पूर्ण रूपेण उसकी कृपा पर आश्रित नहीं हैं। यानी बात जिन शर्तों के आधार पर आपने मानी है, अपनी ही इच्छा से मानी, तो भी हमने अपनी इच्छा से मानी ना, तुमने मनवा थोड़े ली, हमने शांति के हक में मान ली, चलो बवाल खत्म हो। ठीक है, इन्हीं के मन की सही, चलो हम थोड़ा दबी जाते हैं। यहां आपकी सत्ता बनी हुई है और जब आप समर्पण करते हैं तो सत्ता गई, अब आप उसकी कृपा पर हैं पूरी तरह। तो जब आतंकित होता है व्यक्ति तो वो सरेंडर करता है, जब आतंकित होता है तो सरेंडर करता है। आतंकित व्यक्ति अपनी पृथक सत्ता को कायम नहीं रख सकता। तो आप आतंकित, जैसे हमने कल भी कहा, जब प्लेन हाईजैक हो गए, अब तो वो घटनाएं रेयर हो गई, इन 11-12 सालों में तो, 14 सालों में तो नहीं हुई, ठीक है, पहले भी नहीं हुई, 2000 से 2010 के कार्यकाल में हुई हैं। ठीक है, अब तो टेररिस्ट अटैक नो डाउट दिल्ली में हो गया, लेकिन अब रेयर है। ठीक है, अन्यथा तो सीरियल पूरा अभी दिल्ली में हुआ, फिर चेन्नई में हो जाता था, फिर वो मुंबई हो जाता था, फिर ये चलता ही रहता था। बाकायदा स्टेशनों पर वो लगे रहते थे कि किसी लावारिस वस्तु को न छुएं, ये बम हो सकता है। ठीक है, जब पिक्चर देखने जाते तो बीच में इंटरवल चलता था, उसमें दिखाया जाता था कि लावारिस वस्तु को मत छुएं, इसमें बम हो सकता है, ये चलता था। नायक पिक्चर बनी, पिक्चरों में जो कुछ दिखाया जाता वो होता तो समाज में ही है, वही तो दिखाया जाता है। तो अब तो आतंकवादी घटनाएं भी रेयर हुई हैं, हो जरूर गई अभी, लेकिन रेयर है, ऐसे जल्दी नहीं हो रहे। ठीक है, तो पहले क्या होता था, प्लेन हाईजैक होते थे, और जब प्लेन हाईजैक है तो 200-500 लोग देश के, ठीक है, वो शत्रु देश में हैं और उनका घर वाले यहां रो रहे हैं। भाई यहां तो रो ही रहे, और ये इजराइल तो है नहीं। इजराइल में तो कहते हैं कि उनके यहां तो प्लेन हाईजैक हुए कई बार,
उन्होंने कहा ठीक, इतने 200 हमने मान लिए मर गए, अब तुमसे हम निपटेंगे, हमने मान लिया 200 मर गए, अब तुम्हें हम ठीक कर देंगे कतई। अब ये हुआ भाई, उन्होंने, उनके बंदी तो अभी छूटे, उनमें से कई तो मर भी गए, कुछ छूटे हैं अभी और कुछ पहले छुड़ाए, लेकिन वो माने थोड़े ना। लेकिन हमारे यहाँ तो ये होता है कि यहाँ तो हम होता है कि भाई नहीं छुड़वाइए। तो जो प्लेन हाईजेक है, सरकार पर दबाव बना हुआ है, तो सरकार आतंकित करने का ये प्रश्न है, क्योंकि सरकार अब सरेंडर के मूड में आती है, क्योंकि जो घरेलू और बाहरी दबाव बन रहा होता है उसमें सरकार सरेंडर के मूड में होती है। अब आपकी कृपा पर है, अब जो कह रहे हैं वो मान रहे हैं। आपने कहा आतंकवादी छोड़ दो, छोड़ दिए, आपने जो कहा वो हो गया। तो आतंकित करने का प्रयत्न करेगा या आतंकित करेगा, कर ही लिया तुमने, छुड़वा ही लिया अपने आप को तो बात अलग, लेकिन आतंकित करने का आपने प्रयत्न किया हमले द्वारा, सदोष अवरोध के द्वारा, आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, तो फिर आपसे व्यवहार 151 के अंतर्गत होगा। हालांकि जो उदाहरण हमने दिए इनमें आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल को आतंकित करने का प्रयत्न नहीं हुआ, लेकिन वो समझाने के लिए कि आतंकित करना ये किस शब्द का नाम है या किस स्थिति का नाम है, उसके लिए वो उदाहरण दिए। उसने कहा कि जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का किसी प्रकार प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए, उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा। और हमले की वही डेफिनेशन लेंगे जो पीछे 126 में दी है, कितना दी है, नहीं 126 में बल होगा, 127 में आपराधिक बल होगा, 128 में हमला होगा, 128 में हमला होना चाहिए मेरे हिसाब से, 129 में हमला, 130 में। अच्छा, तो हमला करेगा या उसका सदोष अवरोध करेगा, या सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करेगा, या उसे आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करेगा, यानी ऊपर हमला करेगा, वो तो बात कंप्लीट हो गई अपने। सदोष अवरोध करेगा, सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करेगा, वो भी बात कंप्लीट हो गई अपने। ये आतंकित करने वाली बात आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करेगा, ये अलग हेड है, ठीक है ना। या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करेगा, यानी यहां भी प्रश्न और काम दोनों बराबर का माना। हमला अवरोधित करेगा या अवरोधित करने का प्रयत्न करेगा, आतंकित करेगा या आतंकित करने का प्रयत्न करेगा, दोनों को एक ही तराजू में तोला है। यह विशेष बात है, अन्यथा सामान्य तौर पर अपराधकर्ता और अपराध का प्रयत्न करने वाले को अलग अलग हिसाब से देखा जाता है दंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जहां अपराध राज्य के विरुद्ध हो रहा है वहां दोनों बिल्कुल एक श्रेणी में रखे गए। ये एक स्पेशल बात दिखाई दे रही है। कहता है वह दोनों में से किसी बात कारावास जिसके बाद 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। ठीक है, आगे कहता है 152, ये पहले 147 ए था शायद, है ये नहीं, ये पहले 124 है, 124 ए था, ठीक है, 124 ये ऊपर वाला था और ये 124 ए था, ठीक है। कहता है जो कोई प्रयोजन पूर्वक, ये जो शब्द बदले गए, ये शब्द बदले गए और ये शब्द बदले गए स्वतंत्रता के पश्चात जो अर्थान्वयन इस धारा का उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया, उन अर्थान्वयनों को ध्यान में रखकर दांडिक विधि को उन अर्थान्वयन, उन इंटरप्रिटेशंस के अनुकूल बनाने के लिए जो शब्द जरूरी थे उन शब्दों का प्रयोग इस सेक्शन में किया गया।
ठीक है, इसलिए इसके शब्द थोड़े बदले दिखाई देते हैं। कहता भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला काम। ठीक है, सबसे पहली चीज कि भारत इसके प्रतिनिधि हैं। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी का अपमान व्यक्ति का अपमान नहीं है, इज ए सिंबल ऑफ नेशन। ठीक है, वो राष्ट्र के प्रतीक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो राष्ट्र के प्रतीक, राज्यपाल, ठीक है, ये राष्ट्र के, ये एक राज्य के प्रतीक। तो जो संप्रभुता या जो राष्ट्र की गरिमा है वो कुछ प्रतीकों में अभिव्यक्त होती है। नरेंद्र मोदी का व्यक्ति के तौर पर अपमान वो एक अलग समस्या है, उससे अलग ढंग से निपटा जाएगा। उसके लिए उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए और फिर उसके बारे में ऐसे ही माना जाएगा कि वो हिंदुस्तान के एक नागरिक के साथ हुआ अपराध है और उसी रूप में उससे संव्यवहार किया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका अपमान अगर हुआ तो वो भारत का अपमान माना जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए पाकिस्तान में इमरान खान, उन्हें सजा हो गई। ठीक है, तोशाखाना प्रकरण में, तोशाखाना प्रकरण है क्या, वो विदेशों में गए, जो उन्हें सम्मान मिले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नाते, उनने वो सब बेच लिए अपने, उनने उनकी पत्नी मिल गई। ठीक है, वो सब पैसे खा गए। इसमें उन्हें सजा हुई है क्योंकि जो सम्मान आपको मिला वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मिला, इमरान खान को नहीं मिला। ठीक है, और प्रत्येक देश में ये परंपरा होती है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को जो सम्मान मिले, कई देशों में तो ये वो राष्ट्र की संपत्ति माने जाते हैं और कई देशों में ये परंपरा भी है कि उन्हें नीलाम कर देते हैं, आप खरीदना चाहो तो पैसे देकर खरीद लो। आपको मिला जरूर, वो इसलिए मिला क्योंकि भारत के पास अपने हाथ नहीं है, भारत के हाथ आप माने जाओगे इसलिए मिला है, इसलिए थोड़े मिला कि तुम में कोई खासियत है। उनने अपने वो बेच लिए थे तो वो उनकी पत्नी की सजा हो गई, उसमें बुशरा बीबी और इमरान खान को। ठीक है, तो अब पता नहीं बेचे या नहीं बेचे, क्योंकि वहां तो ये भी तय नहीं है, क्या पता झूठी कह रहे हो, वहां तो कुछ तय ही नहीं है। वहां तो जो वही है ना कि न खाता न भाई, जो सीताराम केसरी कहे वही सही। सीताराम केसरी पहले कांग्रेस के कोषाध्यक्ष होते थे। ठीक है, नेशनल हेराल्ड और तो सब अपना गड़बड़ घोटाला तो वही है, वो गांधी परिवार काफी नजदीक थे, तो एक वो चलती थी कहावत कि न खाता न भाई, जो सीताराम केसरी कहे वही सही। तो पाकिस्तान में तो यही है, जो आसिम मुनीर कहते हैं वही सही, वही कानून है देश का। अब आसिम मुनीर ने बताया कि हम आजीवन फील्ड मार्शल रहेंगे, तो वो संविधान में संशोधन किए दे रहे हैं कि आसिम मुनीर ताजिंदगी फील्ड मार्शल रहेंगे। ठीक है, तो वहां तो मसला ही अजीब है, वहां क्या हुआ भगवान जाने क्या हुआ। ठीक है, तो यहां वो कह रहे हैं कि जो कोई प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, इसमें गाली गलौजी सम्मिलित नहीं है, बोले गए या लिखे गए शब्द, उसने सिर्फ इतना ही कहा। उसने कहा बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसात्मक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है, या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, या ऐसे अपराध में सम्मिलित होता है या कारित करता है, वह आजीवन कारावास। ये कह रहा है। तो क्या कह रहा है, जो कोई प्रयोजन पूर्वक, जो कोई प्रयोजन पूर्वक बोले गए या लिखे गए शब्दों से या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा
या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह, दो बातें कही उसने, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसात्मक क्रियाकलापों, अलगाव आर्म्ड रिबिलियन यानी सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसात्मक क्रियाकलाप, तीन बातें हैं, अलगाव, विध्वंसात्मक क्रियाकलाप, सशस्त्र विद्रोह। इनको प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करता है। और कैसे तरीके क्या अपनाता है? बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा, ठीक है, या अन्यथा, अन्यथा में सब कुछ आ गया, जो छूट गया वो सब अन्यथा में आ गया, ठीक है, जो कुछ छूट गया वो सब अन्यथा में। क्योंकि ये तरीके बहुधा प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए उनको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, बोलना लिखे गए शब्दों द्वारा, दृश्य रूपणों द्वारा, वित्तीय साधनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा, ठीक है, या अन्यथा। जैसे कश्मीर में पत्थरबाजों को पैसा देते थे ना वित्तीय साधनों द्वारा, तो ये वित्तीय साधन थे जिनके माध्यम से हम भारत की एकता और अखंडता और उसकी संप्रभुता, ठीक है, इसके खिलाफ, या विध्वंसात्मक अलगाववादी, ठीक है, अलगाव विध्वंसात्मक जो क्रियाएं उनको प्रदीप्त कर रहे या प्रदीप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उधर सिर्फ इतना ही कहा, बोले गए शब्दों द्वारा या लिखे गए शब्दों द्वारा, इस प्रयोजन से, ठीक है ना, शब्दों का कोई प्रारूप बताया, कोई चीज नहीं बताई। और जो अक्सर अलगाव, ठीक है, जो अलगाववादी प्रवृत्तियां हैं उनको बढ़ावा जो लोग देते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे, उन्हीं के लिए नाम लिया जाता है अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल उन्हीं के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। वो कविताएं लिखते हैं, ठीक है, वो कविताएं लिखेंगे, व्यंग लिखेंगे, ठीक है, उपन्यास लिखेंगे, ठीक है, और इस ढंग से लिखेंगे कि उसका जो निष्कर्ष निकल रहा होगा वो बहुत खतरनाक होगा, वो बहुत खतरनाक होगा, ठीक है। कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर इवेंट हमने उठा ली, पर्टिकुलर इवेंट, वो सत्य कथा है, सही है, वो एक पर्टिकुलर इवेंट उठाई, एक आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार हुआ बुरी तरह और उसकी हत्या हो गई, तो ठीक है, ये एक आपराधिक घटना है, इससे निपटा जाएगा। अब वो जब उसे लिखेंगे कविता में तो ऐसे लिखेंगे कि ऊंची जात वालों ने, जो कि सदैव से अत्याचार करते रहे हैं आदिवासी लोगों पर, इस ढंग से उसको बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि वो जो वर्षों से जाति विषमता उसी के विरुद्ध वो सिर्फ वो कविता लिख रहा हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि प्रयोजन पूर्वक वो ये चाहते हैं कि विभिन्न कम्युनिटीज के बीच संघर्ष हो और उससे भारत की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाए। तो जरूरी नहीं है कि बोले गए या लिखे गए शब्द गाली गलौज हो, ये कतई जरूरी नहीं है। तो सिर्फ इतना ही कहा, बोले गए लिखे गए शब्द, और बोले गए लिखे गए शब्द ये किस प्रयोजन से बोले गए हैं और किस प्रयोजन से लिखे गए हैं ये वो बताएंगे तो नहीं। जिनने बोले होंगे और जिनने लिखे होंगे बताएंगे थोड़े ना, तो ये जाना कैसे जाए? तो देखा ये जाएगा कि आपने जो शब्द बोले, आपने जो शब्द लिखे, आपने जो दृश्य रूपण किया, किन लोगों के समक्ष किया, किस समय किया, और किस ढंग से किया, यह देखा जाएगा। जैसे जनता में बड़ा असंतोष था उस आपराधिक घटना को लेकर, उसी समय तुम एक मीटिंग आयोजित कर रहे थे जिसमें तुम इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। शब्द उसमें गाली गलौज के थोड़ी थे, शब्द तो बहुत बढ़िया थे। यानी कोई ऐतिहासिक घटना उठा ली, ठीक है, कोई ऐतिहासिक घटना उठा ली, इतिहास में बहुत कुछ हुआ है, मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए, हो सकता है हिंदुओं ने कहीं मुसलमानों पर अत्याचार, कोई ऐतिहासिक घटना उठा ली, उस ऐतिहासिक घटना को लेकर, ठीक है, हम बोल रहे हैं।
अब बोले हम, किस समय बोले, क्या बोले और किन से बोले, एक चीज ये भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। हो सकता है आपका प्रयोजन वो न रहा हो, ठीक है, कि अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिले, लेकिन आप स्टूडेंट से बोल रहे थे, आप विद्यार्थियों से बोल रहे थे। विद्यार्थी इतना समझदार नहीं होता, वो आप जो बोल रहे थे उसी शब्द को समझेगा, उस शब्द का जो स्वाभाविक अर्थ होता है उसी को समझेगा, और उस अर्थ को समझकर हो सकता है उसमें अलगाववादी प्रवृत्तियां ये जोर पकड़े। तो अगर आप विध्वंसात्मक गतिविधियों को, अलगाववादी जो प्रवृत्तियां हैं, अलगाववादी कहता क्या क्या, सशस्त्र विद्रोह, तीन बातें, सशस्त्र विद्रोह, अलगाव और विध्वंसात्मक क्रियाकलाप, ठीक है, इनको आप सीधे सीधे नहीं कह रहे हो कि सशस्त्र विद्रोह करना चाहिए, बल्कि आप ये कह रहे हो कि अब भाई ठीक है, बंदूक उठा लेने के अलावा चारा कोई नहीं बचा, ठीक है, आप इस ढंग की बातें कर रहे हो, ठीक है, आप विभिन्न स्थितियों का विश्लेषण कर रहे हो और कह रहे हो बंदूक तो भाई अब उठानी ही पड़ेगी, ठीक है, आप ये कह रहे हो कि दुनिया में परिवर्तन अक्सर बंदूक के माध्यम से ही आए, ये अलग बात है, ये अलग बात है कि आप ये कह रहे हो कि दुनिया में परिवर्तन अक्सर बल के द्वारा आए हैं, ये एक तुलनात्मक अध्ययन है, ठीक है, कि विचार से परिवर्तन होता है या हथियार से परिवर्तन होता है, ये एक तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि भाई अब तो बंदूक ही उठानी पड़ेगी और कुछ तरीके नहीं बचे, ये बिल्कुल दूसरी बात है, ठीक है। तो ये किससे कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा, किस समय कहा जा रहा, इन सारी परिस्थितियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि वॉट एवर यू आर सेइंग, व्हाट वाज द रियल इंटेंशन बिहाइंड दैट। और अगर ये एक बार तय हुआ कि आप जानबूझकर प्रयोजनपूर्वक, जानबूझकर प्रयोजनपूर्वक मतलब जानबूझकर बोलने के माध्यम से, लिखने के माध्यम से, दृश्यरूपण द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक संसूचनाओं के माध्यम से, आजकल ये तरीका ज्यादा प्रचलन में है, व्हाट्सएप ग्रुप आपने बना रखे, उनमें आप फॉरवर्ड कर रहे हैं मैसेजेस, या वित्तीय साधनों से, या अन्यथा, और अन्यथा शब्द ये वही प्रारूपण का पुराना ढंग है कि कानून में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो कि आगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण संचार के चाहे जितने माध्यम आ जाएं, धारा उन संचार माध्यमों के कारण, ठीक है, विसंगत ना हो जाए, वो सुसंगत बनी रहे। तो संचार के चाहे जितने माध्यम आ जाए, चाहे जितने तरीके बोलने के, लिखने के, दृश्यरूपण के आ जाए, वो अन्यथा शब्द से तो शासित हो ही जाएंगे, धारा में संशोधन की जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी। इसलिए ये प्रारूपण का तरीका, ये ड्राफ्टिंग का ढंग अपनाया जाता है कि अन्यथा ये शब्द लिख दिया तो जो कोई बोले गए शब्दों द्वारा, लिखे गए शब्दों द्वारा, दृश्य रूपणों द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा, वित्तीय साधन द्वारा, या अन्यथा सशस्त्र विद्रोह, अलगाव या विध्वंसात्मक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करता है, या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, या ऐसे अपराध में सम्मिलित होता है, ठीक है, यानी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को डाल तो नहीं रहे खतरे में, लेकिन तुम उस अपराध में शामिल हो रहे हो किसी न किसी ढंग से, किसी न किसी ढंग से सम्मिलित होता है, यानी डायरेक्ट आप वो काम नहीं कर रहे लेकिन उसमें शामिल हो रहे हो किसी भी ढंग से, या कारित करता है, यानी आपने भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता इसे खतरे में डालने का प्रयास किया, लेकिन नहीं पड़ी, ठीक है, तो आप डालते हो किंतु नहीं पड़ी, और उसमें जो लोग शामिल हुए वो सब, और कारित करता है, यानी तुमने किया भी और हुआ भी, दोनों बातें हो गई, डालता है या कारित करता है, ये बात दोनों लिखी है ना, डालता है, सम्मिलित होता है, या कारित करता है। तो कारित करता मीनिंग दर भाई
आपने वो किया भी और हुआ भी, दोनों बातें हुई, ठीक है, तो वह आजीवन कारावास है। तो आप देखेंगे यहां अपराधकर्ता, प्रश्नकर्ता, ठीक है, ये सब इस अध्याय में एक ही साथ रखे जा रहे हैं। लगभग सारे, अब तक तो हम लोगों ने जितने सेक्शंस देखे हैं सब में मुख्य अपराधकर्ता और प्रश्नकर्ता, ये दोनों एक समान स्तर पर रखे गए हैं। इनमें कहीं कोई अंतर इनके दायित्व के दृष्टिकोण से इनमें नहीं किया गया है, बिल्कुल एक समान दृष्टिकोण से रखे गए, ठीक है। कहता है वह आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। यानी दंड के प्रश्न पर ये चीजें रिलीवेंट रहेंगी, क्योंकि आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक का हो सकेगा, ठीक है ना। तो दंड के प्रश्न पर की रिलीवेंट रहेंगी कि आपने सशस्त्र विद्रोह इसे करने का प्रयत्न किया, ठीक है, और सशस्त्र विद्रोह हुआ भी, तब आपका दायित्व। सशस्त्र विद्रोह करने का प्रयत्न किया लेकिन नहीं हुआ, अलगाव पैदा करने का प्रयत्न किया और अलगाव हुआ, अलगाव प्रयत्न किया, अलगाव नहीं हुआ, ठीक है ना। तो सशस्त्र विद्रोह इसकी तुलना में अलगाव ये थोड़ा कम गंभीर मामला है। विध्वंसात्मक गतिविधियां इनकी तुलना में अलगाव थोड़ा कम गंभीर मामला है। सशस्त्र विद्रोह की अपेक्षा देखें तो विध्वंसात्मक गतिविधियां ये भी थोड़ा कम गंभीर मामला है। तो उस हिसाब से एक डिस्क्रिप्शन कोर्ट के पास रहे कि आखिर कितना दंड मिलना चाहिए, उसके लिए ये उन्होंने कहा कि आजीवन कारावास या ऐसा कारावास जो 7 वर्ष तक हो सकेगा, यानी 1 साल 2 साल 3 साल ये भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्योंकि बोले गए लिखे गए शब्द, ठीक है, सिर्फ बोले गए और लिखे गए शब्दों द्वारा जो ऐसा कर रहा है उसके लिए दंड की व्यवस्था ये सेक्शन कर रहा है, ठीक है ना। खुद विध्वंसात्मक गतिविधि में शामिल नहीं है, खुद अलगाववाद में शामिल नहीं है, खुद सशस्त्र विद्रोह नहीं कर रहा, तब तो पहुंच जाएगा 121 में, तब तो बेटा लटक जाओगे, ठीक है। आप तो केवल वो हो जिसे स्लीपर सेल कहा जाता है, जिसे स्लीपर सेल कहा जाता है, वो बैठे फेसबुक पे लिख रहे हो, ठीक है ना, प्रयोजन पूर्वक, ठीक है। इसमें भी आओ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से आ गया है, ठीक है ना, जो कोई प्रयोजन पूर्वक ऐसा हो, तो स्लीपर सेल के लिए इतना दंड बहुत। अच्छा, ये पत्रकारों के ऊपर भी आ सकती है क्योंकि बोले गए लिखे गए शब्द, और आप ये भी नहीं कह सकते, ठीक है, कि ये हमारे समाचार पत्र में छपा जरूर लेकिन हमें नहीं मालूम किसने लिखा। अक्सर ऐसा होता है कि जो कुछ समाचार पत्र में छपता है वो जरूरी नहीं संपादक को मालूम ही हो, क्योंकि संपादक ऊपर बैठा होता है, उसके नीचे बहुत सारे सब एडिटर होते हैं और वो सारी चीजों को चेक करते हैं। लेकिन ये असंभव है, सब एडिटर को जैसे लगता है कि ये मसला फंस जाएगा, वैसे वो एडिटर उसे कांटेक्ट करता। कई बार तो हमारे पास फोन आ जाते हैं कि ये ऐसा ऐसा है, छापें इसे ना छापें, मानहानिकारक तो नहीं हो जाएगा, तो फिर पढ़ के बताते कि नहीं छाप सकते हो, या कई बार ये भी कहते हैं नहीं छाप सकते। तो ऐसा नहीं है, ये ठीक है कि संपादक बहुत ऊपर बैठे होते हैं लेकिन उन्हें जानकारी ना हो ये, और अगर उनके अखबार में कुछ छपा तो वो लायबल होंगे जब तक कि वो ये साबित न कर दें कि छापे जाने के समय वे वाकई उपस्थित नहीं थे और वाकई उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि उनके समाचार पत्र में ये छप रहा, तब तक वो लायबल नहीं। आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब वो पाकिस्तान के अखबार डान ने ये छापा था, वहां से हमने साभार उठाया और उसने छाप दिया, तुमने कहा छाप दिया, ठीक है। तो ये जो स्लीपर सेल कहलाती है उसके लिए सेक्शन बनाया है, बोले गए लिखे गए शब्द। लेकिन स्पष्टीकरण इसमें कह रहा है, इसमें धारा में निर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने के प्रयास के बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से सरकार के उपायों या प्रशासनिक उपाय या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध का गठन नहीं करती। देखिए, अगर आप सरकार से असंतुष्ट हो
तो आप ये कहोगे कि सरकार ने वहां पुलिस भेज के गलत किया, पहले बात करनी चाहिए थी। यानी आप सरकार नाम की संकल्पना इसके खिलाफ नहीं, सरकार ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की उसकी आलोचना कर। आप ये कह रहे हो कि भाई पहले बात करते, बात से न मानते, ठीक है, तो नोटिस देते कि इस तारीख को हम ये करेंगे। ये क्या तरीका है कि एकदम अल्टीमेट तरीके का बल प्रयोग। तो इसका मतलब सरकार के प्रति आप अभक्ति नहीं पैदा कर रहे हैं, ठीक है। और सरकार, हमने कल भी कहा कि सरकार का मतलब होता है जो कार्यपालिकी शक्ति है, ठीक है, उसका उपयोग करने वाला कोई भी कर्मचारी, अधिकारी या व्यक्ति जो कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग कर रहा है। वो चीफ सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, और वो सबसे निचले दर्जे का कर्मचारी वो भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर सरकार की जो नीति है उसकी आलोचना करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी आलोचना किस लिए, ताकि वो परिवर्तित हो, इस दृष्टिकोण से आप सरकार की आलोचना कितने भी कड़े शब्दों में करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस धारा के अधीन आप दोषी नहीं माने जाएंगे। लेकिन अगर आपका प्रयोजन यह दिखता है कि आप सरकार की आलोचना नहीं कर रहे थे, बल्कि विध्वंस, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, भारत की एकता, अखंडता, उसकी संप्रभुता, इसको प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहे थे, तब फिर आपके साथ इस धारा के अंतर्गत व्यवहार किया जाएगा। और अगर आपने इन कामों को करने के दृष्टिकोण से कुछ बोला है, कुछ लिखा है, कोई दृश्य रूपण यह प्रस्तुत किया है, इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग किया है, या वित्तीय साधनों से यह सब करने का प्रयत्न किया, या अन्यथा किसी भी ढंग से आपने ये सब करने का प्रयत्न किया, तो आप उस धारा के अधीन दोषी माने जाएंगे। फिर यह कहता भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। युद्ध, उसका अर्थ वही लिया जाएगा, विप्लव करना, या एक्सटर्नल फोर्स का यूज करके युद्ध करना। कहता है जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का, मैत्री का ना भी हो, शांति का संबंध यह है, भाई हमारा दोस्ती है ना लड़ाई है, दोनों बातें नहीं, तो शांति का संबंध ये तो है, यह मैत्री का है। मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रण करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, जिससे में जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस सेक्शन को रखने का जो औचित्य है वो इस बात में है कि हम अपनी जो इंटरनेशनल इमेज है वो एक जिम्मेदार राष्ट्र की बनाएं। इवन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आ रहे थे, वो भी ये कह रहे थे, वहां तो तालिबान है, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, हम अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो एक जिम्मेदार राष्ट्र की इमेज बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के हाल ही अजीब है, ठीक है, वो हुआ, ठीक है, जैश ए मोहम्मद का वो दिखाते हैं कि हमारे यहां है, ठीक है, इसका ठिकाना। इवन तालिबान ये कह रहा है कि हम अपनी धरती को, अफगानिस्तान की धरती को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये एक जिम्मेदार राष्ट्र की निशानी होता है, इसलिए ये, ठीक है, यहां पर सेक्शन रखा गया है कि भारत सरकार का जिससे शांति और मैत्री का संबंध है, उस देश की सरकार के विरुद्ध हम अपने यहां, ठीक है, कुछ भी नहीं होने देंगे। ये नहीं होगा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए यहां, ठीक है, सब बैठकर खूब योजनाएं बने और खूब सेना इकट्ठी की जाए, क्योंकि बांग्लादेश तो ये है नहीं, तो वो हमारा कुछ कर नहीं लेंगे, ठीक है, वो हमारा थोड़ा कुछ कर पाएंगे, और हम यहां ये करेंगे तो हमारी जो इंटरनेशनल इमेज होगी वो बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए ये बातें रखी जाती हैं कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना है, वो सॉरी
भारत सरकार से शांति और मैत्री का संबंध रखने वाली जो शक्तियां हैं उनके विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना, ये सब योजना यहां नहीं बनेगी। लेकिन इससे भारत सरकार का यह अधिकार प्रभावित नहीं होता कि वे विदेशों के उन राष्ट्राध्यक्षों को जिन्हें वे राजनीतिक शरण देना उचित समझें, उन्हें यहां शरण दे। हमें दे रखी है शेख हसीना को, इसी समय दे रखी है, ठीक है ना। वो मोहम्मद यूनुस बता रहे हैं कि हमारे यहां वांटेड है, उनकी अदालतें तो वारंट निकाल रही हैं शेख हसीना के लिए। भाई शेख हसीना वहां तो उनके खिलाफ ट्रायल चल रहे हैं, वारंट जारी है कई अदालतों से, ठीक है। वो कहना है हमारे यहां ताबिन ने युद्ध करने का प्रयत्न किया है बांग्लादेश के खिलाफ, और यह अपराध किया और यह अपराध किया, लेकिन हम उन्हें अपने यहां राजनीतिक शरण दिए हुए हैं। तो यह भारत सरकार का प्राधिकार है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं है कि आप कहो कि पाकिस्तान से हमारी लड़ाई चल रही तो हम अब पाकिस्तान के खिलाफ एक सैन्य संगठन यहां करेंगे तो तुम्हें इसी में भेजेंगे। हालांकि उनसे ना हमारा शांति का संबंध है ना मैत्री का, ठीक है। ये आवश्यक शर्त है यहां कि शांति और मैत्री का संबंध उनसे हमारा होना चाहिए, है। इसमें हमारे लिखा है वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, इसमें अंग्रेजी में नहीं है मैत्री वर्ड, इसमें है, ठीक है। तो शांति का संबंध, शांति का तो खैर है उनके साथ भी, ठीक है। तो क्योंकि कोई वार तो हमारा नहीं चल रहा उनसे, ठीक है, सीज फायर तो है ही है। तो आपको यह हक नहीं है, भारत सरकार जो निर्णय ले वो ले उनके बारे में, ठीक है। शेष ऐसा ही है, कल इसे निपटा लेंगे, देखेंगे।